Assalamualaikum students. Now in today's class we are starting over new topic that is of magnetic resonance imaging, and simply it is also called the MRI in short form. So students, X-rays की तरह या फिर अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन की तरह it is also an imaging technique for the study of internal structure of the body, और इसमें भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ करते हैं जिस तरह से एक्स-रेज़ में या फिर CT स्कैन में यूज़ करते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड में तो आपको मालूम है कि अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज़ की जाती हैं, लेकिन इसमें भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ करते हैं बट ऑफ अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी एंड लो एनर्जी. दैट्स वाई इट हैज़ अ वेरी हाई वेवलेंथ, और वो रेडिएशन होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन. ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें ज़रा सी डिफरेंट टेक्निक यूज़ की जाती है, क्योंकि इन ओवर बॉडी वी हैव डिफरेंट types of the tissues, and all tissues are consisting of the hydrogen particles, and we also know that the hydrogen particles are the protons actually. अच्छा, अब कुछ particles इस तरह के होते हैं कि उनमें एक particular property होती है that is called the spinning property, कि वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे होते हैं. अच्छा, स्पिन कर रहे होते हैं, रोटेट नहीं स्पिन कर रहे होते हैं. तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस और द प्रोटॉन, इट हैज़ आल्सो द स्पिनिंग प्रॉपर्टी. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस टेक्निक. तो उसकी वजह से एक पर्टिकुलर मूवमेंट इसमें प्रोड्यूस होती है दैट इज़ कॉल्ड द प्रिसेशन. अच्छा, अब उसको तो हम फर्दर यूज़ करेंगे, लेकिन स्पिनिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये जस्ट लाइक द मैग्नेट बिहेव करता है इनटू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर हम इसको एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो ये जस्ट लाइक द टाइनी मैग्नेट यूज़ होगा या फिर बिहेव करेगा इसमें. अच्छा, अब देखें कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टिश्यूज़ में जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है या फिर हाइड्रोजन पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट है. तो इस वजह से डिफरेंट ऑर्गन्स की फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होती है. तो लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ द magnetic field, external magnetic field, these particles will be in the random behavior. जिस तरह से आपके पास देखें कि यहाँ पर जो है ये random protons शो किए हुए हैं, just like in the tissue without any external magnetic field. अच्छा, अब random movement को random these are the random protons, and when we provide an external magnetic field around our body, क्योंकि जब आप MRI स्कैनर देखते हैं, MRI मशीन देखते हैं, तो उसके सराउंडिंग में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ हुए होते हैं. तो उनके थ्रू हम एक हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, जस्ट लाइक 1 टेस्ला और 1.5 टेस्ला. व्हेन दैट मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन वी पुट ओवर बॉडी इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, तो जिस टिश्यू पर हमें उसको फोकस करना होता है, तो उस टिश्यू पर फोकस करने के बाद उस टिश्यू के जो पार्टिकल्स हैं दे बिहेव जस्ट लाइक द मैग्नेट्स, और वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अलाइन हो जाते हैं. जिस तरह से आप देखें कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करें, इट इज़ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड इट इज़ द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, एंड इट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेट. एंड व्हेन वी प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू दीज पार्टिकल्स, तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब इन पार्टिकल्स की जो है वो साउथ पोल मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ होगा और इनका नॉर्थ पोल मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ होगा. बट वी हैव डिफरेंट पार्टिकल्स इन अवर बॉडी विच हैज़ अ वेरी हाई एनर्जी. तो वो परफेक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वो अलाइन नहीं होते. जिस तरह से आपके पास ये रेड प्रोटॉन्स या फिर रेड पार्टिकल्स शो हुए हैं, जिनका नॉर्थ पोल की तरफ है और साउथ पोल की तरफ है. अच्छा, अब होता ये कि जब हम इस प्रोसेस को कर लेते हैं तो मतलब अलाइनमेंट के बाद फिर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है एक पर्टिकुलर कॉइल के थ्रू जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट करते हैं. दैट हैज़ द फ्रीक्वेंसी इन द रीजन ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव्स. तो जैसे हम उनको इनके ऊपर इंसिडेंट करते हैं, तो दीज पार्टिकल्स विच आर अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर कॉल्ड लो एनर्जी पार्टिकल्स, एंड देयर स्टेट इज़ कॉल्ड द लो एनर्जी स्टेट. अच्छा, अब जब हम रेडियो वेव्स इन पे इंसिडेंट करते हैं, तो दीज पार्टिकल्स विल गेन द एनर्जी फ्रॉम दैट रेडिएशन, और फिर ये अपने आप को हाई एनर्जी स्टेट में शिफ्ट कर लेते हैं. जिस तरह से यहाँ पर देखें
कि ये जो आपके पास ब्लू पार्टिकल्स हैं, दीज आर पार्टिकल्स ऑन द लो एनर्जी स्टेट एंड रेड पार्टिकल्स आर ऑन द हाई एनर्जी स्टेट। तो हम रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करने के बाद इन पार्टिकल्स को भी, जो लो एनर्जी स्टेट के पार्टिकल्स हैं, इनको भी हाई एनर्जी स्टेट पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, इससे होता क्या है कि ये जो इनकी अलाइनमेंट है, जो हमने इनको हाई एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट किया है, तो ये परफेक्ट नहीं होती। तो परफेक्ट अलाइनमेंट ना होने की वजह से इनमें एक पर्टिकुलर बिहेवियर जनरेट होता है कि ये प्रिसेस होना शुरू हो जाते हैं। प्रिसेस का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि ये जो है वो टॉप लाइक मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से आपके पास देखें, यहाँ पर ये शो किया हुआ हमने, इट इज़ अ प्रोटॉन पार्टिकल एंड वी हैव प्रोवाइडेड the radio frequency or the radio waves to this particle and it is converted into the high energy state। तो उस high energy state में ये बिल्कुल 100% aligned नहीं होता, बल्कि ये थोड़ा सा tilted होता है इसका ये particle। मतलब ये कि यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल होगा और इस जगह पे इसका साउथ पोल होगा, एंड ड्यू टू दिस स्पिनिंग प्रॉपर्टी या स्पिनिंग ऑफ दिस पार्टिकल, ये फिर आपको परफेक्टली जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड आपको रोटेट करता हुआ नज़र आता है, और उसके अलावा ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के भी अराउंड इस तरह से रोटेट करता है ये। ठीक है, इस तरह से इसकी मूवमेंट होती है। जस्ट लाइक कि जिस तरह मैं आपको शो करूं कि इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज़ द एक्सिस ऑफ द पार्टिकल अबाउट विच इट इज़ स्पिनिंग, एंड दिस एक्सिस विल ऑल्सो रोटेट अराउंड दिस मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक द टॉप मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये इस तरह से रोटेट करना शुरू कर देता है about the magnetic field, and this complete process is called the precession of the particle, and the path taken by this particle is called the path of the precession। अच्छा, अब लाजमी सी बात है कि ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा होगा अपने एक्सिस के अराउंड। तो ये मतलब ये जो पाथ ऑफ द प्रिसिशन है, इसका जो रेडियस है, इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। कि अगर बहुत ज़्यादा हाई एनर्जेटिक पार्टिकल होगा, मतलब उसकी स्पिनिंग बहुत ज़्यादा होगी, तो फिर हमें उसका पाथ ऑफ प्रिसिशन क्लोज करने के लिए या फिर लो रेडियस पे लाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करनी पड़ेगी। और अगर उसकी स्पिनिंग प्रॉपर्टी कम होगी, मतलब वो लेस फ्रीक्वेंसी से स्पिन कर रहा होगा अराउंड इट्स एक्सिस, तो फिर लो मैग्नेटिक फील्ड से भी जो है एक पर्टिकुलर रेडियस का पाथ जनरेट हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड द पाथ ऑफ प्रिसिशन। अच्छा, अब ये पार्टिकल जिस फ्रीक्वेंसी से अपने मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड रोटेट कर रहा होगा, that is called the frequency of precession, and we have a particular name of this frequency that is called the Larmor frequency। अब ये Larmor frequency जो है, what is the Larmor frequency by which this particle is rotating about the external magnetic field, about the line of action of the external magnetic field, and this Larmor frequency depends on two factors basically, the nature of the nucleus, कि हम कौन से न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन पार्टिकल यूज़ कर रहे हैं, कोई और पार्टिकल्स यूज़ कर रहे हैं, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कि हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड वी हैव जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अराउंड दीज पार्टिकल्स। तो अगर हम बहुत ज़्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करें तो इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपकी फास्ट हो जाएगी। मतलब अगर हम इसके फॉर्मूले को देखो, लार्मर फ्रीक्वेंसी को, लार्मर फ्रीक्वेंसी इज़ डिनोटेड बाय द ओमेगा नॉट, एंड वी आर यूजिंग हियर गैमा as a gyromagnetic ratio as a constant, and B naught is the magnetic flux density of this external magnetic field। तो जितनी हाई मैग्नेटिक फील्ड हम यूज़ करेंगे तो लार्मर फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द लार्मर फ्रीक्वेंसी। और इफ़ यू यूज़ द लो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड तो लार्मर फ्रीक्वेंसी भी लो होगी। अच्छा, क्योंकि हम प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन्स के लिए गायरोमैग्नेटिक रेशो जो है ये बेसिकली मेजर ऑफ द मैग्नेटिज्म होता है। कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरा मैग्नेट ला के रख दें, तो अगर दोनों के नॉर्थ पोल अलाइंड होंगे, मतलब आपने रखे होंगे, तो जैसे ही आप इस मैग्नेट को रिलीज़ करेंगे, स्मॉल मैग्नेट को रिलीज़ करेंगे, तो ये फ़ौरन से अपने साउथ पोल को नॉर्थ पोल के सामने ले आएगा। तो ये जितना क्विकली अपने साउथ पोल को नॉर्थ पोल के सामने लेके आता है, ये बेसिकली गायरोमैग्नेटिक रेशो होता है कि हाउ मच मैग्नेटिज्म इट कैन प्रोड्यूस द रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड इनटू द मैग्नेट। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो इट विल क्विकली अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और अगर ये
जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें हमने एक मैग्नेट को लाके प्लेस किया है, अगर ये लेस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की होगी तो इट विल नॉट अलाइंड वेरी क्विकली इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, प्रोटॉन के लिए गायरोमैग्नेटिक रेशो जो है वो तकरीबन होता है 2.68 इंटू 10⁸ रेडियंस पर सेकेंड पर टेस्ला। और यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम जो मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं वो ऑलमोस्ट 1 टेस्ला और द 1.5 टेस्ला यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ विल स्टार्ट द कैलकुलेशन फॉर द लार्मर फ्रीक्वेंसी एंड वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू गैमा इंटू बी नॉट। अच्छा, मैंने जिस तरह से आपको बताया कि हम यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यूज़ करते हैं ऑफ 1 टेस्ला और 1.5 टेस्ला। नाउ फॉर ओवर कैलकुलेशन वी आर यूजिंग हेयर द 1.5 टेस्ला। अच्छा, ये हम कैलकुलेशन इस तरह से कर रहे हैं कि नाउ वी वांट टू फाइंड आउट कि व्हाई वी आर यूजिंग हेयर द रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा, तो उसके लिए फिर हमें डेफिनेटली इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी पड़ेगी एंड बिफोर द फ्रीक्वेंसी वी विल कैलकुलेट द लार्मर फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली द लार्मर फ्रीक्वेंसी इज the angular frequency of the precession of the proton around the line of action of the magnetic field। अच्छा, तो उसके लिए फिर हम यूज़ करेंगे ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू गैमा इंटू बी नॉट एंड वी ऑल्सो नो दैट कि इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर द प्रोटॉन दैट इज 2.68 इंटू 10⁸ और बी नॉट हमने यहाँ पर यूज़ किया है 1.5। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी 4.02 इंटू 10⁸ रेडियंस पर सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए द सिंपल फ्रीक्वेंसी दैट इज द साइकिल्स पर सेकेंड और द रेवोल्यूशंस पर सेकेंड और द वेव्स पर सेकेंड, तो वो कैलकुलेट करने के लिए वी विल यूज हियर द फॉर्मूला फ्रॉम आवर सर्कुलर मोशन दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। अब क्योंकि हम यहाँ पर पर्टिकुलरली लार्मर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं एंड लार्मर फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय द ओमेगा नॉट, तो यहाँ पर फिर हम एफ नॉट यूज़ कर लेते हैं फॉर द स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर भी एफ नॉट यूज़ करेंगे और यहाँ पर ओमेगा नॉट यूज़ करेंगे एंड वी हैव द वैल्यू फॉर द ओमेगा नॉट इज 4.02 इंटू 10⁸ रेडियंस पर सेकेंड वी विल यूज़ हियर एंड डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है 64 मेगाहर्ट्ज़ आ जाएगी। तो 64 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी जो है ये बेसिकली इट इज़ लाइंग इन द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज़ कॉल्ड द रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो इस वजह से हम यहाँ पर फॉर द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और MRI वी विल यूज़ अ रेडियो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है प्रोटॉन्स की वो अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करने से आपने रेजोनेंस का फिनोमेना स्टडी किया होगा इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हेन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द ड्राइवर फ्रीक्वेंसी, तो वहाँ पर फिर उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर एम्पलीट्यूड तो इंक्रीज नहीं होगा, मतलब ये हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है एंड इट कैन नॉट स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, क्योंकि हम एक पल्स इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं ऑफ द रेडियो फ्रीक्वेंसी और फिर उसके बाद उस पल्स को स्टॉप कर देते हैं एंड व्हेन वी स्टॉप इट तो ये फिर वापस अपनी लो एनर्जी स्टेट को रीगेन करता है एंड व्हेन इट रीगेन्स its low energy state, it will emit a particular radiation in the form of electromagnetic radiation। तो वो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स की फॉर्म में होता है। तो उसी रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स को हम यूज़ करके बॉडी के जिस पार्ट से वो इमिट हुई होती हैं उसका इमेज हम ऑन द स्क्रीन हम ले लेते हैं।